कहानी का भाग 21। चमगादड़ की फौज और दरोगा का एक्सीडेंट। अघोरी बाबा अर्जुन के अंदर से बुरी आत्मा को निकाल चुके थे। ऐसा मानना था उसके पिता देवेंद्र सिंह, दरोगा और मिलन सिंह का। पर अब एक बात दरोगा मनोज कुमार को खटक रही थी कि विक्की के अंदर भी तो बुरा साया था। उसे क्यों नहीं निकाला अघोरी बाबा ने? और अब यह प्रश्न सबको परेशान करने लगा था। मिलन सिंह: तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा। गौरी बाबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और यहां से चले भी गए। हवलदार जो वहीं पर खड़ा था: अब किसके अंदर और आत्मा रह गई? तुम तो कह रहे थे कि सब खेल खत्म हो गया, अब क्या फिर से शुरू होगा यही खेल? दरोगा मनोज कुमार हवलदार की बात सुनकर बात को पलटने की कोशिश करता और मुस्कुराते हुए: अरे नहीं हवलदार साहब, हमारे तो कहने का मतलब है कि अघोरी बाबा ऐसे कैसे चले गए? कुछ दान दक्षिणा तो लेकर जाते। देवेंद्र सिंह: हाँ हाँ, दान दक्षिणा तो लेकर जानी चाहिए। अब हमें ऐसे बिना दान दिए घर जाना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मिलन सिंह: पर अब क्या हो सकता है, चलो घर चलते हैं। सूरज ढल चुका है, अंधेरा घना होता जा रहा है। और फिर सब वहां बिखरा सामान पैक करके अपनी बाइक की तरफ बढ़ जाते। अर्जुन और विक्की अब दोनों ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल अब बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई भी फर्क ना पड़ा हो। यहां जो कुछ हुआ उनके लिए बहुत आम हो। बाइक अपनी रफ्तार से घर की तरफ बढ़ रही थी। सभी लोग देवेंद्र सिंह के घर की तरफ जा रहे थे। आकाश में काफी ऊंचाई पर चमगादड़ों का पूरा झुंड उन्हीं के पीछे उड़ रहा था। अर्जुन बड़े ध्यान से हर चीज को देख रहा था, जैसे उसके लिए यह सब कुछ नया हो। वो अपने दोनों बाजुओं को खोलकर बाइक की रफ्तार से कटकर आने वाली हवा का आनंद उठाने लगता है। देवेंद्र सिंह: क्या कर रहे हो अर्जुन? आराम से बैठो, हिल क्यों रहे हो इतना? विक्की: हाँ बस आराम से बैठो, अब हमें हर काम बड़े आराम से ही करना है, समझ गए आप? अर्जुन: चुप कर, अब मैं आ चुका हूं, तो अब मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा, और जैसा करना चाहूंगा वही करूंगा। विक्की: जी बॉस, पर हमें लोगों की नजरों में नहीं आना है, अपना हर काम बड़े ही सलीके से करना है, आप इस बात का ध्यान रखिए। अर्जुन: ठीक है, पर जैसे ही रात पड़ेगी मेरी इच्छाएं जागृत होने लग जाएंगी, तब क्या करेंगे? तब तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। विक्की: नहीं बॉस, कुछ दिन शांत बैठना होगा, ताकि किसी को भी शक ना हो कि आपके अंदर मयंक कुमार की आत्मा है। देवेंद्र सिंह: तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? थोड़ी देर चुप बैठो, समझ गए? अर्जुन देवेंद्र सिंह की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और: जी पिताजी, जैसा आपका आदेश। विक्की: बहुत अच्छे, बस ऐसे ही हमें अब काम करना होगा। और फिर सभी घर आ पहुंचते हैं। राधा और आशा देवी, विक्की की मां सुनीता देवी, अपने बच्चों को ठीक हुआ देखकर खुश होते हैं। आशा देवी आरती की थाल लाती है और अर्जुन की आरती उतारती है। अर्जुन को यह काम बड़ा अजीब सा लग रहा था और उसके सिर में झंझनाहट हो रही थी, पर वो चुप रहता है। विक्की की मां भी विक्की की आरती उतारती है। विक्की भी थोड़ा असहज महसूस करता है, पर इन लोगों पर जाहिर नहीं होने देता। देवेंद्र सिंह, मिलन सिंह और दरोगा साहब छत के चौबारे पर जाकर बैठ जाते हैं। दरोगा मनोज कुमार एक लंबी सांस लेते हुए: इस वक्त तो दोनों ही बच्चे ठीक दिख रहे हैं, तो क्या अघोरी बाबा ने अर्जुन के थ्रू ही दोनों आत्माओं को भगा दिया? और दोनों की तरफ देखकर अपने सवाल का जवाब पूछता है। मिलन सिंह: मुझे तो लगता है कि विक्की और अर्जुन पर उसी सड़ी गली लाश का प्रभाव था, क्योंकि दोनों ही वहां नहाने गए थे, पर अब से ठीक हो गया है। मुझे तो अभी एकदम ठीक लग रहा है, विक्की और अर्जुन भी। दरोगा: चलो ठीक है, बस बच्चे ठीक रहने चाहिए, और कल एक बार इन दोनों को अघोरी बाबा के पास ले जाना। हो सके तो यह सवाल जरूर पूछ लेना कि विक्की अपने आप ठीक कैसे हो गया। मिलन सिंह: ठीक कह रहे हो, कल अघोरी बाबा से मिलने चलेंगे और उनकी भी थोड़ी सेवा पानी कराएंगे। तभी वहां राधा आ जाती है और सभी को खाना खाने के लिए कहती है। रात के 8 बज चुके थे। सभी खाना खाकर थोड़ी देर सुस्ता रहे थे। अर्जुन और विक्की अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रहे थे। दरोगा मनोज कुमार: अच्छा तो देवेंद्र सिंह जी, मैं चलता हूं। वैसे तो अब सब कुछ ठीक ही रहेगा, पर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे फौरन इस बारे में इत्तला कर देना। देवेंद्र सिंह: ठीक है, मैं आपको फौरन सूचित करूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। दरोगा: ठीक है, फिर मैं निकलता हूं। और वो घर से बाहर निकल जाता है। अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर सामने आकाश में उड़ते बेशुमार चमगादड़ों के ऊपर पड़ती है।
उनका दिमाग फिर से कोई बात सोचने लगता है और फिर दरोगा, इतने सारे चमगादड़ आकाश में, वो भी अर्जुन के घर के ही आसपास उड़ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? या फिर गांव में ऐसा आम बात है? और फिर एक उलझन में उलझकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं मिलन सिंह। अच्छा तो देवेंद्र सिंह जी, हम भी घर चलते हैं। और विक्की को आवाज लगाते हैं, विक्की चलो घर चलना है, अब काफी देर हो गई। विक्की और अर्जुन तो अपने ही कमरे में अपनी ही जाने जिन बातों में उलझे हुए थे। विक्की को अपने पिता की आवाज सुनाई नहीं दी। राधा, रुको अंकल जी, मैं बुलाकर लाती हूं। और वो उन्हें बुलाने कमरे में जाती है। राधा, विक्की भैया, आपके पिताजी घर जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलो। विक्की, अच्छा ठीक है। और अच्छा ठीक है बॉस, मैं चलता हूं, आप यहां आराम करें, फिर मिलते हैं। अर्जुन, ठीक है, जाओ तुम। मिलन सिंह, उनकी पत्नी सुनीता और विक्की बाइक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। विक्की की नजर आकाश की तरफ जाती है तो ऊपर घूमते चमगादड़ों को देखकर एक बार तो वो घबराता है और फिर, विक्की, अगर ये प्राणी यहीं घूमते रहेंगे तो लोगों को शक होने लगेगा, मुझे इन्हें यहां से हटने का आदेश देना ही होगा। और वो अपनी आंखें बंद करता है और इसी के साथ वे सब चमगादड़ झट जाते हैं, दूर दूर उड़ने निकल जाते हैं। मिलन सिंह, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, बुरी आत्माएं तो नष्ट हो गई, वरना हमें तो अपने बच्चों की बहुत चिंता हो गई थी। विक्की, कोई बुरी आत्मा नहीं थी पिताजी, वो तो अर्जुन के मन का वहम था जो उसने पाल लिया था। मुझे देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मिलन सिंह, हाँ पर असर तो तुम्हारे ऊपर भी था, पर तुम्हारे अंदर से तो कोई आत्मा निकल कर नहीं गई। इस बात पर हमें बहुत शक हो रहा है, पर लगता है शायद अघोरी बाबा ने तुम्हारे अंदर से भी बुरी आत्मा के साए को भगा दिया। विक्की मिलन सिंह की बात सुनकर मन ही मन में, अच्छा तो इन्हें शक हो रहा है कि मेरे अंदर से कुछ क्यों नहीं निकला, और क्यों अघोरी बाबा ने मेरे साथ भी कुछ तंत्र मंत्र नहीं की। पर अब क्या, हमारा काम तो बन गया। बॉस को और मुझे नया शरीर मिल चुका है, हम फिर से इस पृथ्वी के निवासी हो गए हैं, और अब हमें मारना भी इतना आसान नहीं। और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ दरोगा मनोज कुमार आकाश में उड़ते हुए हजारों चमगादड़ों को देखकर थोड़ा सा विस्मित था और उसके दिमाग में कुछ खतरे की घंटी बज रही थी। वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि अब ये क्या हो रहा है, इसलिए वो शहर की तरफ न जाकर इस वक्त नदी के एक तरफ बने अघोरी बाबा के निवास स्थल पर पहुंच जाता है। दरोगा, मुझे एक बार अघोरी बाबा से बात करनी ही होगी इस बारे में। आखिर उन्होंने क्या किया था उस लाश के साथ, और अर्जुन के साथ कुछ तो ऐसी बात है जो अघोरी बाबा ने हमें नहीं बताई और चुपके से अपनी किसी तंत्र साधना को अंजाम दे दिया। अघोरी बाबा इस वक्त आंखें बंद किए बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा बेहद शांत लग रहा था। दरोगा मनोज कुमार उनके पास जाता है और प्रणाम करके कुछ दूरी पर बैठ जाता है। अघोरी बाबा आंखें खोलते हैं। अरे तुम, अब कैसे आना हुआ यहां? जाओ, अब कोई मुसीबत नहीं आने वाली है तुम्हारे शहर पर। दरोगा मनोज कुमार, पापा जी मुझे पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हैं, पर अभी मैं कुछ ऐसा देखकर आ रहा हूं जिसके बारे में बिना पूछे रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए सीधा आप ही के पास चला आया। अघोरी बाबा, क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने? दरोगा मनोज कुमार, पापा जी दरअसल मैं अभी अर्जुन के घर से ही आ रहा हूं। मैं जब उसके घर से बाहर निकला तो मैंने उसके घर के ऊपर आकाश में सैकड़ों हजारों चमगादड़ को उड़ते देखा, जिन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि उस घर के ऊपर अभी भी बुरी शक्ति का साया है। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बाबा जी, ऐसा क्या है? अघोरी, तुम फिक्र मत करो, थोड़े समय बाद ये सब पंछी आकाश से हट जाएंगे। दरोगा, एक बात और है बाबा जी जो मेरे दिमाग में चुभ रही है, अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं। और थोड़ा सा अपनी आंखों में संशय के भाव ले आता है कि बाबा क्या जवाब देंगे, आज्ञा देंगे भी या नहीं। अघोरी, हाँ पूछो, क्या पूछना है? दरोगा, बाबा जी आपने कहा था कि विक्की के ऊपर भी बुरा साया है, पर आपने तो सिर्फ अर्जुन के ऊपर से बुरे साए को दूर किया। विक्की के ऊपर तो आपने कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया, ऐसा क्यों? अघोरी बाबा को लगता है कि दरोगा ने उससे वो सवाल पूछ लिया जिससे वो बचना चाहता था, जवाब तो उसे देना था। अघोरी बाबा थोड़ा सा हिचकते हुए, ऐसा कुछ नहीं, विक्की के ऊपर
उसका ज्यादा प्रभाव नहीं था और मेरे तंत्र मंत्र में भी विक्की शामिल था, इसलिए उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत असर था वो वैसे ही खत्म हो गया। तुम फिक्र मत करो, अब वो भी एकदम ठीक रहेगा। दरोगा मनोज कुमार थोड़ा सा तर्क वितर्क करना चाहता था, पर उसे लग रहा था कि अघोरी बाबा पर संदेह करना अब उसके लिए ठीक नहीं होगा। अघोरी बाबा, कुछ और पूछना है? नहीं तो मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। दरोगा, जी नहीं बाबा जी, आप जरूर आराम के लिए जाइए, मैं भी चलता हूं। और वो बाबा को प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। पीछे से अघोरी बाबा उसे बड़ी लाल दृष्टि से घूर कर देखते हैं, जैसे कि उसे अभी भस्म कर डालेंगे। मनोज कुमार को भी लगता है जैसे अघोरी बाबा उसे क्रोधित दृष्टि से देख रहे हैं, पर वो पलट कर नहीं देखता और सीधा ही दूर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और निकल जाता है। उसके जाते ही अघोरी बाबा अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाते और कुछ मत मंत्रों का उच्चारण करते। अगले ही पल वायु में हलचल पड़ जाती है और वो फिर इतनी तेज हो जाती है कि वहां एक धुएं की आकृति प्रकट होती है। आकृति, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कब तक मुझे ऐसे पकड़ कर तड़पाते रहोगे? अब तो मुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दो। अघोरी बाबा, चुप हो जा, जानता नहीं है तू मेरी शक्ति को। फौरन मेरा काम करने के लिए तैयार हो जा, वरना आज मैं तुझे तेज अग्नि में उल्टा लटका दूंगा। काला साया दर्द और दुखी आवाज में, नहीं ऐसा मत करना, उसमें बहुत जलन होती है, नरक की आग है वो, मुझे उसमें उल्टा मत लटकाना। अघोरी, जा, मेरे यहां से अभी जो आदमी मोटरसाइकिल में गया है उसका एक्सीडेंट करके आ, समझ गया? काला साया तड़पती हुई आवाज में, ठीक है, जा रहा हूं, जा रहा हूं। और वो धुआं तेजी से एक तरफ पड़ जाता है। इधर दरोगा मनोज कुमार तेजी से गांव के बाहर निकल चुका था और अब शहर की तरफ बढ़ रहा था। रह रहकर उसकी नजर आकाश की तरफ उड़ रही थी। जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था जैसे हजारों चमगादड़ उसी के सिर के ऊपर मंडराने लगे और वो उनसे बचना चाहता हो, पर आकाश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ तारे ही चमकते नजर आ रहे थे। दरोगा अपने ही मन में, कुछ तो बात है, अघोरी बाबा थोड़े से घबरा गए थे मेरे सवाल पर, वो मेरी पुलिस या नजर से बच नहीं सके। कहीं अर्जुन ठीक तो नहीं कह रहा था? शायद अर्जुन ने भी यह बात महसूस कर ली हो। शायद उसे लग रहा हो कि अघोरी बाबा उसे टारगेट कर रहा है, परंतु हमारे दबाव के आगे वो भी बेबस हो गया। हमने जबरदस्ती उससे सारे काम करवाए, नदी से लाश भी उससे बांध कर निकलवाई गई है। लाश को आग भी विक्की ने जबरदस्ती पकड़ कर लगवाई, वो बेचारा तो लगातार मना कर रहा था। अभी दरोगा मनोज कुमार अपने विचारों में डूबा आगे बढ़ रहा था, तभी उसे लगता है कि जैसे उसकी बाइक भारी हो गई हो, बाइक के ऊपर वजन बढ़ गया हो, और वो वजन लगातार इतना बढ़ता जा रहा था कि मनोज कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बाइक की रफ्तार धीमी हो रही थी। दरोगा मनोज कुमार, ये क्या हो रहा है? और वो गियर कम करके बाइक के एक्सीलेटर को पूरा घुमा देते। बाइक पूरी ताकत से अपना काम करने लगती है, पर फिर से वही समस्या, बाइक फिर से गुड़गुड़ करनी शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है? इस बाइक को भी अभी खराब होना था, लगता है फिल्टर में कचरा आ रहा है। वो फिर से गियर बिल्कुल कम करते हैं और एक्सीलेटर हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। बाइक पर से पूरा फोर्स लगाती है। एक तेज शोर सड़क पर गूंजता है जो कि बाइक के इंजन का था। दरोगा मनोज कुमार, लगता है कल सर्विस स्टेशन ले जानी पड़ेगी, और फिर से एक्सीलेटर को बढ़ाता है। और तभी सामने से आ रही एक कार जो अपनी पूरी रफ्तार से आ रही थी, ठीक जब वो थोड़ी दूरी पर रह जाती है, दरोगा मनोज कुमार की बाइक, जिसका एक्सीलेटर वो पूरा घुमा चुके थे, अत्यधिक वजन को उठाने के लिए वजन एकदम से खत्म हो जाता है और बाइक एक झटके से आगे को उछलती है और मनोज कुमार को कुछ समझ में नहीं आता। बाइक सीधा स्पीड से आ रही कार से जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दरोगा को एक जोरदार झटका लगता है और वो सड़क से दूर झाड़ियों में जा गिरता है। काला धुआं उस जगह के ऊपर एक दो राउंड लगाता है और फिर सीधा ही निकल जाता है। कार वाला वहां नहीं रुका था, वो भी वहां से भाग चुका था। सड़क के किनारे पर टूटी फूटी बाइक पड़ी थी। इक्का दुक्का जो गाड़ियां आ रही थी उनको पता था कि क्या हुआ, पर कोई भी वहां रुक नहीं रहा था। फिर शायद किसी ने पुलिस को फोन करके इस एक्सीडेंट की जानकारी दे दी और लगभग आधे घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस उस जगह पर आ पहुंची। वो दरोगा मनोज कुमार को, जो बेहोश था, गाड़ी में डालकर ले गए। लगभग 10 बजे दरोगा मनोज कुमार अब अपनी बेहोशी से बाहर आ रहे थे। उनके पास इंस्पेक्टर अनिल शर्मा खड़े थे। मनोज कुमार धीरे से आंखें खोलते हैं और फिर
एकदम से उठकर बैठ जाते हैं। मैं यहां कैसे आ गया? मेरा तो कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, किसी ने हमें जानकारी दे दी थी, हम तुम्हें उठाकर यहां ले आए। वो तो अच्छा हुआ तुम बच गए। तुम्हारी बाइक की तो हालत ऐसी हो गई कि शायद वो कबाड़ में ही बिके। दरोगा, जी सर, एक्सीडेंट पता नहीं कैसे हो गया। तो आखिरी क्षण में मैंने जंप लगा दी थी और फिर भी बाइक मुझसे बहुत बुरी तरह से टकराई, जिससे मुझे बेहोशी छा गई। अगर मैंने एक पल की भी देरी की होती बाइक से कूदने में तो शायद मेरा बचना नामुमकिन था। इंस्पेक्टर, पर एक्सीडेंट हुआ कैसे? शराब तो तुमने पी नहीं है। कहीं किसी भूत प्रेत ने एक्सीडेंट तो नहीं करवा दिया तुम्हारा और फिर से उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं? दरोगा, जी सर, इस बार तो पक्का ये एक्सीडेंट भूत नहीं करवाया। मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरी बाइक में पीछे बैठा हुआ है और उसके वजन से बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। और फिर एकदम से मेरी बाइक पर से वजन कम हो गया और मेरी बाइक तेजी से आगे बढ़ गई, जिस कारण वो कार से टकरा गई। इंस्पेक्टर, तुम्हारी बकवास फिर शुरू हो गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। अगर अब ये फालतू की बात सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग और खराब होगा। दरोगा मनोज कुमार, ठीक है सर, भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब इस तरफ ध्यान नहीं देना है। इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर अपने आप को फिट महसूस कर रहे हो तो कल सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाना, वरना कल भी आराम कर सकते हो। दरोगा, ठीक है सर, अगर ठीक महसूस किया तो आ जाऊंगा, वरना फिर परसों ही मुलाकात होगी। इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर मैं चलता हूं। और वहां से चले जाते हैं। दरोगा मनोज कुमार बेड पर पीछे को लेट जाते हैं और छत की तरफ देखकर उस समय के घटनाक्रम के बारे में सोचने लगते हैं, जिसे अब लेटे लेटे सोचकर उनके माथे पर पसीना आ गया था। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या बुरी आत्मा ने अर्जुन का पीछा छोड़कर अब मेरे पीछे लग गई? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ही कर रही थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? आज तो मैं बच गया हूं, क्या दोबारा से फिर मुझ पर ऐसे ही जानलेवा हमला कर सकती है ये शक्ति? पर ये मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रही है? और अगर अघोरी बाबा ने उस आत्मा को मुक्ति दे दी थी तो फिर ये मुझे कैसे परेशान कर सकती है? कहानी का भाग 22, चौकीदार का खून। अघोरी बाबा की गुलाम आत्मा ने दरोगा मनोज कुमार का एक्सीडेंट करवा दिया था, जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा था। पर अपनी किस्मत की वजह से वो बच गया था और अब इसी गहरी सोच में डूबा था कि क्या ये अर्जुन के ऊपर कब्जा करने वाली आत्मा ही उसके ऊपर अब हमला कर रही है। दरोगा, अब मैं क्या करूं? क्या फिर से मुझे अघोरी बाबा से मिलना होगा और उन्हें यह बात बतानी होगी? पर मुझे तो अब इस अघोरी बाबा पर भी शक होने लगा है। पहले आकाश में उड़ते हुए हजारों चमगादड़, फिर मेरे सवालों का जवाब देते हुए बाबा का हिचकिचाना, और अब यह रहस्यमयी शक्ति द्वारा मुझ पर हमला। क्या है ये सब? मुझे तो अब लगने लगा है ये सब इसी बाबा का ही किया धरा है और अब पहले मुझे इस बाबा के बारे में ही पूरी छानबीन करनी चाहिए, उसके बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। तभी उसके कमरे में नर्स आ जाती है और उसे दवाई देकर चली जाती है। दरोगा मनोज कुमार दवाई खाकर और दिन भर हुए कार्यों के बारे में सोचकर धीरे धीरे नींद में चला जाता है। रात 12 बजे अर्जुन अपने कमरे में सोया हुआ है, या कहें कि मयंक कुमार अर्जुन के जिस्म में सोया हुआ है। एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखें कमरे के अंधेरे में किसी लाल शोलों की तरह दिख रही थी और फिर धीरे धीरे उनका रंग सफेद और काला हो जाता है। वो तेजी से उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने सिर को चारों तरफ घुमाने लगता है। धीरे धीरे उसका सिर को घुमाने का तरीका तेज होता जाता है और इतनी तेज कि कमरे में रखा सारा सामान जमीन पर आ गिरता है। कमरे में रखे सामान के गिरने की आवाज को सुनकर बराबर के कमरे में सो रही राधा की नींद खुल जाती है। राधा, ये भैया के कमरे से कैसी आवाज आई? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मुझे देख लेना चाहिए। और वो उठकर अर्जुन के दरवाजे को खटखटाती है। राधा, भैया दरवाजा खोलो भैया। क्या हुआ? तुम्हारे कमरे से ये आवाज कैसी आ रही है? अर्जुन दरवाजे पर होती अपनी बहन की आवाज सुनकर मुस्कुराता है और उठकर कमरे की लाइट जलाता है। कमरे का सब सामान जमीन पर गिरा हुआ था। वो अपने हाथों का इशारा सामान की तरफ करता है और सारा सामान दोबारा से जहां से गिरा था वहीं सेट हो जाता है। अर्जुन आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है। राधा तेजी से अंदर आ जाती है। क्या हुआ भैया, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुनी थी। और कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाती है,
पर उसे कमरा बिल्कुल ठीक नजर आता है, कुछ भी गड़बड़ उसे नजर नहीं आती। अर्जुन, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो मेरे कमरे के अंदर? यहां सब कुछ ठीक है, तुम्हें शायद कोई सपना आया होगा। राधा, ठीक कहते हो भैया, शायद कोई सपना ही आया होगा। तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पता नहीं मुझे ही ऐसा क्यों लगा। वैसे मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी, तभी मेरी नींद खुली, वरना मेरी नींद तो खुलती ही नहीं है। अर्जुन, ठीक है अब तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। तुमने मेरी नींद बेवजह खराब कर दी है। राधा, ठीक है भैया सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। अर्जुन, क्यों जल्दी क्यों उठना है? मैं तो 10 बजे उठता हूं। राधा, क्या कह रहे हो भैया, आप 10 बजे कब से उठते हो? सुबह 5 बजे तो उठ जाते हो, दोस्तों के साथ ग्राउंड में निकल जाते हो। अर्जुन, अच्छा चल कोई बात नहीं, अब से मैं 10 बजे उठूंगा। पुरानी बातों को भूल जा, और ये भी भूल जा कि मैं पहले क्या करता था। अब से जो मैं करूंगा उसी के अनुसार तुम लोग भी चल लेना। राधा अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाती है, और उसकी आंखें अर्जुन को पहचानने की कोशिश करती है कि ये मेरा भाई ही बोल रहा है या फिर कोई और, क्योंकि उस अपने भाई की आवाज के टोन और बोलने का लहजा थोड़ा सा बदला बदला लग रहा था। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अर्जुन के अंदर तो मयंक कुमार की आत्मा थी जो अपने स्टाइल से बात कर रही थी। पर शक ना हो किसी को, इसलिए वो अर्जुन के तरीके को अपना रही थी, पर पूरी तरह से उसे वो अपना नहीं पा रही थी। राधा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भैया बुखार वगैरह तो नहीं है तुम्हें? आज लंबे समय तक तुम नदी में रहे हो, क्या पता बुखार आ गया हो। दिखाओ अपना हाथ। और हाथ पकड़कर चेक कर दिया। अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम जाओ और आराम से अपने कमरे में सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। राधा, अरे वाह, तुम कब से गुड नाइट बोलने लग गए? आज से पहले तो कभी नहीं बोला, लगता है दिमाग ठीक हो गया तुम्हारा। अर्जुन, ठीक है अब तुम जाओ, और दरवाजा बंद करने लगता है। राधा, अरे 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 एक मिनट रुको तो सही, आपको तो दरवाजा बंद करने की बहुत जल्दी हो रही है। पहले मुझे ये तो बताओ आज नदी में क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। अर्जुन, नदी में तुम क्या करोगी जानकर? बेवजह डर जाओगी? अच्छा तो यही है कि मत पूछो। राधा, नहीं मुझे जानना है, और दिन में तो तुम्हें टाइम लगता नहीं है, अभी बता दो चुपचाप, मम्मी पापा को भी पता नहीं लगेगा कि तुमने मुझे क्या बताया। अर्जुन थोड़ा सा अजीब फील करता है, राधा की बातों से उसे लगता है ये लड़की उसे परेशान कर रही है। उसका मन बिल्कुल नहीं था इस वक्त कोई बात करने का, वो तो सोना चाहता था और सुबह देर से उठना। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह सब बता दूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है, जाओ तुम। और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर देता है और दरवाजा बंद करके चटकनी लगा देता है। राधा, ये भैया अभी भी मुझे बदले बदले ही लग रहे हैं, इनके ऊपर से भूत उतरा या नहीं? चलो छोड़ो, कल दिन में पूछ लूंगी। और वो भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अर्जुन अभी भी अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था, और उसे अब महसूस हो रहा था कि राधा अपने कमरे में चली गई। वो चुपके से दरवाजा खोलता है और वहां से निकलकर छत की तरफ पड़ जाता है। अर्जुन, अब शांति मिल रही है दिमाग को। और वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है, आवाज इतनी तेज थी कि शायद सबको सुनाई दे रही होगी, पूरे गांव को जो सो रहे होंगे वो भी जाग गए होंगे। उसकी ऊंची आवाज सुनकर आकाश में ढेर सारे चमगादड़ मंडराने लगते हैं, जो कि उसके सिर के ऊपर मंडरा रहे थे, गोल गोल घूमकर। अर्जुन के शरीर में अब इस वक्त जाने कहां से लंबा चौड़ा काला लबादा प्रकट हो गया था, और वो एक लंबी जंप लेता है और दूर एक मकान के ऊपर जा खड़ा होता है। अर्जुन जिसके अंदर मयंक कुमार की आत्मा थी जो खुशी से उछल रही थी। मयंक कुमार बड़ी जोर से हंसते हुए, अब मैं बनूंगा एक रक्त पीने वाला नरभक्षी, जिससे मुझे मिलेगी अद्भुत शक्तियां और फिर मेरा कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। गांव का चौकीदार जो इस आवाज को सुनकर अपनी साइकिल पर उधर ही निकल आया था, दूर छत पर खड़े किसी इंसान को पहचान लेता है, और वो उसे किसी भूत की तरह प्रतीत होता है। चौकीदार के हाथ में पकड़ी गई टॉर्च की रोशनी को मयंक कुमार भी देख लेता है, और वो एक सीधी जंप लेता है और उस चौकीदार से कुछ दूरी पर उतर जाता है। चौकीदार बेहद घबरा गया था, उसकी तो सांसें रुक गई थी। वो बड़े जोर से चिल्लाना चाहता था, पर उसके गले से घुटी घुटी सी आवाज निकलती थी। उसके टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे उसका प्रकाश उसके पैरों पर ही लग रहा था।
चौकीदार को एक काला लबादा उड़ता नजर आता है। चौकीदार, कौन हो तुम? तो कौन कौन? और झुकते हुए टॉर्च को उठाता है और उसकी रोशनी को धीरे धीरे सामने खड़े शख्स के चेहरे पर डालता है। टॉर्च की रोशनी जैसे मयंक कुमार की आंखों में लगती है, उसके वो सफेद पुतलियों वाली आंखें जिस पर छोटे छोटे तो काले धब्बे थे, किसी शिकारी जानवर की तरह चमक उठती है। चौकीदार, तुम तो अर्जुन हो। ये होलिया बनाकर कहां घूम रहे हो? चौकीदार अर्जुन को पहचान गया था और अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हुए उसने ये सवाल पूछ लिया था, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे कपड़े पहनकर यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन के गले से एक आदमियों के जैसी भारी आवाज निकलती है जो कि मयंक कुमार की वास्तविक आवाज थी। ओहो, तो तूने मुझे पहचान लिया। अब तो तुझे मरना होगा, बेवजह तू मेरे सामने आ गया। और अपनी जीभ निकालकर अपने होठों पर घुमाता है और तेजी से आगे भागकर चपरासी को पकड़ने की कोशिश करता है। पर चपरासी पहले ही भागने की तैयारी कर चुका था, क्योंकि वो समझ रहा था माजरा कुछ और ही है। वो भी पीछे की तरफ गिरते पड़ते हुए तेजी से भाग पड़ता है। अर्जुन भाग रहा है बच्चों, मुझसे बचकर, पर अपनी मौत से बचकर क्या कोई भाग पाया है? वो भी तेज रफ्तार से उसके पीछे भागता है। चपरासी बचाओ बचाओ का शोर कर रहा था। गांव के लोग रोज चौकीदार के मुंह से जागते रहो सोते रहो सुनते आ रहे थे। आज उसके मुंह से बचाओ बचाओ सुनकर अचंभित से हो जाते हैं, और गर्मियों के कारण जो लोग छतों पर सोए हुए थे या अपने आंगन में, वो जागने लग जाते हैं। चौकीदार बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था। अर्जुन, बहुत हुआ अब चूहे बिल्ली का खेल, अब इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। और वो एक ही लंबी जंप लेता है। उसकी सीधी लैंडिंग चौकीदार की पीठ पर ही हुई थी और चौकीदार को लेकर वो जमीन पर आ गिरता है। चौकीदार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर अर्जुन की ताकत के आगे उसका बस ही नहीं चलता। जाने कितनी ताकत थी उस अर्जुन के अंदर कि उसमें पल भर में ही उस पर काबू पा लिया था और उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर दिया। उसमें से बहते लहू को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसकी जीभ लपलपाने लगी। अर्जुन, बस अब और इंतजार नहीं होता। और वो तेजी से मुंह लगाकर खून पीना शुरू कर देता है। आज तो पेट भर गया। अभी खून पीकर अर्जुन हटाई था कि तभी उसे गांव में हल्का शोर सुनाई देने लगता है। गांव के लोग शायद उठ गए थे और चौकीदार को ढूंढ रहे थे। शायद उसकी गिरी हुई साइकिल को देखकर वे हैरान थे। अर्जुन तेजी से इधर उधर देखता है और फिर चुपके से अंधेरे का फायदा उठाकर हवा में जंप करता हुआ अपनी छत पर जा पहुंचता है और फिर अपने कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है और अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। अर्जुन, मुझे सावधान रहकर खून पीना चाहिए, वरना अगर किसी की नजर मुझ पर पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। चलो, आज ज्यादा खुशी के कारण मैं सावधानी नहीं रख पाया, पर अगली बार से मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा। और फिर मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चला जाता है। बाहर गांव की सड़क पर इस वक्त हलचल मची हुई थी। गांव के अधिकतर लोग उठकर बाहर आ चुके थे। बाहर होते इस जबरदस्त शोर के कारण देवेंद्र सिंह भी उठ जाते हैं। देवेंद्र सिंह, आशा, बाहर शोर हो रहा है, मुझे देखकर आना चाहिए, आखिर बात क्या है? गांव के लोग इतना शोर क्यों मचा रहे? आशा देवी, चाहिए देखा, ये शायद कोई जंगली जानवर आ गया होगा। देवेंद्र सिंह अपना लट्ठू उठाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। राधा, जिसकी आंख अभी लगी हुई थी, बाहर होते हल्ले को सुनकर अपने पिता को दरवाजा खोलकर बाहर जाने की आवाज सुनकर वो भी कमरे से बाहर आ जाती है। राधा, मां क्या हुआ? पिताजी बाहर क्यों चले गए? और थोड़ा आश्चर्य से पूछती है। आशा देवी, नहीं राधा, अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे तो वही बताएंगे क्या हुआ। और दोनों आंगन के दरवाजे पर खड़ी होकर दूर आदमियों को इधर उधर भागते हुए देखती है। और फिर एक तरफ से तेज शोर मचाना शुरू हो जाता है। गांव के कुछ युवक बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर सबको उस तरफ बुलाने लगते हैं। इधर आ जाओ, इधर चौकीदार की लाश पड़ी है। और फिर गांव के अधिकतर लोग उस तरफ भाग पड़ते हैं। सड़क के किनारे खड़ी झाड़ियों में कई टॉर्च की लाइट पड़ती है और वहां चौकीदार की गर्दन एक तरफ पड़ी थी और धड़ एक तरफ, जिसे देखकर कुछ लोग तो गश खा जाते हैं और डरते हुए अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। देवेंद्र सिंह, लगता है गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है। सभी लोग अभी फौरन अपने घर में चलो, वरना कहीं वो हम पर भी हमला ना कर दे। रामदीन, हमें पुलिस चौकी में फोन कर देना चाहिए, पुलिस अपने आप देखती है। और फिर गांव के लोग पुलिस चौकी में फोन करके चौकीदार की हत्या की खबर दे देते हैं। इंस्पेक्टर, क्या कहा? चौकीदार सतपाल की हत्या हो गई? रुको, तभी हम आ रहे हैं। और इंस्पेक्टर घटना क्षेत्र की तरफ निकल जाता है।
देवेंद्र सिंह अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए अपने घर आ गए थे। उनके चेहरे पर काफी घबराहट नजर आ रही थी। अंदर आकर उन्होंने आंगन का दरवाजा बंद कर लिया था और बराबर में बनी पानी की हौज में अपना चेहरा धोते हैं। आशा देवी अपने पति का चेहरा देखते हुए समझ रही थी कि वो बहुत घबराए हुए हैं। क्या हुआ जी, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। देवेंद्र सिंह अपने गले में पड़े गमछे से चेहरा और हाथ पोंछते हैं। किसी ने चौकीदार को बेरहमी से मार डाला। ऐसा लग रहा है धड़ से गर्दन उखाड़ फेंकी हो। आशा देवी, हे राम, क्या कह रहे हो? किसने मार डाला चौकीदार को? क्या कोई जंगली जानवर ने किया ये सब? कुछ तो पता लगा होगा। देवेंद्र सिंह वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। नहीं, कुछ पता नहीं लगा। दूर उसकी साइकिल और टॉर्च पड़ी है और वहां से 2 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे झाड़ियों के पास उसका शव पड़ा है। वो यहां से भागता हुआ वहां तक गया होगा। आशा देवी, ये तो बहुत बुरी खबर है। और अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए, ऐसा तो पहली बार हमारे गांव में हुआ है। देवेंद्र सिंह, पुलिस आ गई है, देखते हैं सुबह क्या खबर मिलती है, तभी पता लगेगा किसने किया ये सब। राधा भी अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ रहा था। आशा देवी, चलो जी, सो जाते हैं। यहां बैठे रहेंगे तो और ज्यादा दिमाग खराब होगा। देवेंद्र सिंह जाने के सोच में खड़े हो जाते हैं और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब नींद कहां आएगी आंखों में ये दृश्य देखने के बाद, और लंबी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। राधा भी तेजी से अपना दरवाजा बंद करके बिस्तर में दुबक जाती है। अगले दिन सुबह से ही यह खबर चर्चा का विषय बन गई थी। अखबारों में प्रमुखता से छापा गया था। पुलिस की कई टीमें गांव में आ पहुंची थी, जो सुबह से ही कार्यवाही में लग चुकी थी। लोगों से बातचीत कर रही थी कि उन्होंने क्या सुना और क्या देखा। इंस्पेक्टर गांव वालों से, सबसे पहले किसने देखा, क्या कोई बताएगा? गांव का एक युवक। सभी गांव वाले बाहर ही थे, पता नहीं किसकी नजर पहले पड़ी होगी, फिर तो वहां भीड़ जमा हो गई थी। इंस्पेक्टर, तुम लोगों को कैसे पता लगा कि चौकीदार मुश्किल में है? एक युवक, सर पहले बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही चौकीदार के बचाव बचाव का शोर सुनाई देने लगा। हमें लगा कोई जंगली जानवर चौकीदार के पीछे पड़ गया है और हम उसे बचाने के लिए सब गांव के युवक जिन्होंने भी आवाज सुनी बचाने के लिए बाहर आ गए अपने लाठी डंडे लेकर। फिर हमने वो जगह जो आप देख रहे हैं, जहां पर वो साइकिल अभी भी पड़ी है, वो साइकिल को गिरे देखा और जमीन पर थोड़ी दूरी पर उसकी जलती हुई टॉर्च पड़ी थी। इसलिए फिर हमारा शक पक्का हो गया कि चौकीदार के साथ कोई दुर्घटना हो गई। फिर हम सब उसे ढूंढने लगे और फिर शायद किसी को वहां झाड़ियों में उसकी लाश नजर आ गई। फिर हमने चौकी में फोन करते हुए पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर, इस वक्त जहां पर साइकिल गिरी थी वहीं खड़ा था। साइकिल अभी भी वैसे ही पड़ी थी और उससे 4-5 मीटर दूर जलती हुई टॉर्च भी पड़ी थी, जिसे गांव वालों ने फिर से वहीं फेंक दिया था। इंस्पेक्टर गांव के युवकों के साथ सबसे पहले आसपास के घरों में नजर डालता है। इंस्पेक्टर, आप यहीं आसपास ही रहते हैं सब? वहां खड़े युवक, जी सर, बस यही हमारे आसपास ही सबके घर हैं, इसीलिए हमें चौकीदार की आवाज सुनाई दे गई थी। वैसे भी गर्मियों के मौसम में अधिकतर गांव वाले बाहर ही सोए रहते हैं, इसीलिए आवाज हमें जल्दी सुनाई दे गई और हम चौकीदार की मदद के लिए बहुत तेजी से आए। फॉरेंसिक टीम वाले उस जगह के आसपास कुछ निशानों की खोज कर रहे थे, पर यह सब बहुत ही मुश्किल था क्योंकि गांव वालों ने साइकिल और टॉर्च पर अपने हाथ लगा दिए थे। शायद उन्होंने टॉर्च और साइकिल को उठाया भी होगा और फिर बाद में वापस वैसे ही गिरा दिया जैसे पहले गिरी हुई थी। इंस्पेक्टर, जितना हो सकता है उतने सबूत जुटाने की कोशिश कर लो, पर मुझे नहीं लगता कि यहां कोई निशान वगैरह हमें मिलने वाला है। अब तो मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकेगी कि मर्डर कैसे हुआ। इधर सुबह से ही पुलिस तहकीकात कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। 9 बज चुके थे। देवेंद्र सिंह, राधा बेटे, तुम्हारा भाई अभी तक उठा नहीं, जाओ उसे उठा दो। राधा, पापा कल रात भैया बोल रहे थे मुझे 10 बजे उठने की आदत है, मुझे 10 बजे उठाना, समझ गए? इसलिए मैं तो नहीं जा रही हूं, वे मुझे बेवजह डांटने लगेंगे। देवेंद्र सिंह राधा की बात सुनकर थोड़ा सा विचलित होते हैं।
और रुको, मैं उठाकर आता हूं। और अर्जुन के कमरे के दरवाजे को बड़ी जोर से खटखटाते हैं देवेंद्र सिंह। अर्जुन उठो, देखो सूरज कितनी ऊपर आ गया है। तुम्हारी आदत इतनी खराब कैसे हो गई है? जल्दी से उठो। अर्जुन की नींद टूट जाती है। आ रहा हूं पापा, रुको 2 मिनट। और उठकर दरवाजा खोल देता है। कहानी का भाग 23, काली शक्ति